नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली डोज, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर के घटनाक्रम की। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका ने एक बार फिर खेला है टैरिफ कार्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ नीतियों में बड़े बदलाव का आदेश दिया है। अमेरिका में कुछ खास ब्रांडेड दवाइयों के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इस टैरिफ का मकसद दवा कंपनियों को मजबूर करना कि वे अपनी दवाओं का उत्पादन अमेरिका में ही करें। इसके अलावा धातुओं पर लगने वाले टैरिफ में भी बदलाव किया गया है। नए ऐलान के तहत पेटेंट वाली दवाओं की विदेशी कंपनियों की कीमतों को कम करने और प्रोडक्शन को अमेरिका में शिफ्ट करने पर सहमत होना होगा। जो कंपनियां पूरी तरह से इस शर्त का पालन करेगी वो टैरिफ से बच सकती हैं। यह नियम फिलहाल पेटेंट और ब्रांडेड दवाओं पर लागू होगा। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली जेनेरिक दवाओं पर अभी इसका असर नहीं होगा। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार का संसद ने मौजूद जनरल को नया राष्ट्रपति चुना है। 3 अप्रैल म्यांमार की संसद ने मीन आंग हाइंग को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। हाइंग ने वर्ष 2021 में आंग सान सू की नागरिक सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया और पिछले 5 साल से वह सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखे हैं। यह कदम औपचारिक रूप से निर्वाचित सरकार की वापसी को दर्शाता है। मीन आंग हाइंग राष्ट्रपति पद के लिए 3 नामांकित व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन सैन्य समर्थित दलों के सांसदों और सैन्य द्वारा नियुक्त सदस्यों का संसद में भारी बहुमत होने के कारण उनकी नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं कोस्टा रिका की। कोस्टा रिका ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो सांपों को पहचानने में मदद करेगा। कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो जहरीले सांपों की पहचान करने में मदद करता है। क्लोडोमीरा पिकासो संस्थान के द्वारा निर्मित यह ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। भारत में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। CBSE द्वारा कक्षा 3 से 8 के लिए CT और AI करिकुलम लॉन्च कर दिया गया है। CBSE बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूलों और 22 राज्यों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से कक्षा 8 के छात्र अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन थिंकिंग के नए पाठ्यक्रम में पढ़ाई करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 1 अप्रैल 2026 को दिल्ली में इस नया पाठ्यक्रम को जारी किया गया है। यह व्यवस्था इसी सत्र में लागू होगी। NCERT के विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के तहत इस भविष्य की जरूरतों के आधार पर तैयार किया है। इसमें स्कूली शिक्षा की शुरुआत से छात्र CT कौशल और AI से हर दिन की समस्याओं की पहचान कर उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद छात्रों को शुरुआती स्तर पर टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना ताकि भारत AI में सुपर हब बन सके। अब बात करते हैं भारत की जनगणना से जुड़ी खबर की। भारत सरकार ने मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को देश की पहली डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। सुदर्शन पटनायक ओडिशा राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार है। कला और अपनी अनूठी कलाकृतियों के माध्यम से सार्वजनिक संदेश देने के उनके इस योगदान के तहत वर्ष 2014 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बात राष्ट्रीय खबरों की राजनीति से करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने वाले हैं। राज्यसभा की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही वो जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने MLC के पद से पहले इस्तीफा दे दिया है। इस कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब राज्य को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा जो कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, नीतीश कुमार इससे पहले कभी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इसके साथ ही वो उन गिने चुने नेताओं में शामिल हो गए हैं जो देश के सभी सदनों के सदस्य रहे हैं। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शामिल है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर के घटनाक्रम की। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का समापन हो गया है। देश में पहली बार आयोजित इस राष्ट्रीय जनजाति खेल महाकुंभ का आयोजन छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक किया गया था।
रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में इस आयोजन में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने मुख्य 7 खेलों और 2 पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, कुश्ती और भारोत्तोलन, साथ में तैराकी भी शामिल रहे। अगर पद तालिका की बात करें तो कर्नाटक 38 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, उड़ीसा दूसरा और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। वहीं मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 18 पदक अपने नाम किए और 9वें स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में निकिता ने भारोत्तोलन में राज्य को पहला स्वर्ण दिलाया। वहीं महिला फुटबॉल टीम ने झारखंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता। पुरुष फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन फाइनल में पश्चिम बंगाल से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तैराकी में अनुष्का भगत ने लगातार 4था रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश को 14-6 से हराकर कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में भी राज्य ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। तो ये थी आज के दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरें। मैं गौरव शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। कल फिर हाजिर होऊंगा नई खबरों के साथ इसी समय। नमस्कार।